तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। समझना ध्यान से। चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। पोटेंशियल वाला चैप्टर था जिसमें आज लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है वन डे ग्राफ जनरेटर। क्या है? वन डे ग्राफ जनरेटर। नाम से पता लग रहा है कि ये डिवाइस है ये, ठीक है ना। जनरेटर का मतलब ये कोई ना कोई फील्ड जनरेट करेगा, राइट। तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात है कि जो वन डे ग्राफ जनरेटर है इसका इन्वेंशन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। किसमें? 1931 में हुआ था। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है ना। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वैल्यू होती है लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये समथिंग इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है ना। इसका जो यूज है वो है किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए किसका यूज होता है? वन डे ग्राफ जनरेटर का। अब मेनली क्या होता है, ये दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है ना। इसके दो प्रिंसिपल हैं, उनको समझ लीजिए, फिर इसकी वर्किंग आएगी और इसका कंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आएगा बोलो? सबसे पहले प्रिंसिपल है, सुने आप ध्यान से, एक होती है चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है? सिग्मा। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q/A। यानी एरिया यदि कम होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो शार्प एज होती हैं, बहुत नुकीले सिरे होते हैं, उनका एरिया कैसा होता है? कम होता है, इसलिए उन पर इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है। ये इसका पहला प्रिंसिपल है कि शार्प एज पर चार्ज डेंसिटी का मान मैक्सिमम होगा। ऐसे जैसे अपन ऐसे मान लेते हैं कि अगर सपोज कोई आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है और उसको चार्ज दिया जाता है स्मॉल q, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए आप क्या बता सकते हो बोलो? उसके लिए पोटेंशियल क्या आएगा बोलो? V = kq/r आएगा। क्या आएगा? V = kq/r आ सकता है। और उसके बाद वहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, पता है ना। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल V = ये होता है K का मतलब 1/4πε0 और Q/r, राइट। इसको अपन ने जैसे सपोज इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा? 4πε0 VR। इक्वेशन नंबर 2, Q की वैल्यू आ गई। और एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए A का मान कितना आ जाएगा? 4πr²। ये क्या है? ये क्या है इसका? स्फीयर का सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया A = 4πr²। तो ऑन द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, क्या होती है बोलो? सिग्मा = होता है Q/A। तो Q की वैल्यू क्या है अपने पास? 4πε0 VR और अपॉन में क्या आ जाएगा? 4πr²। 4π से 4πr से, तो ये आ गया सिग्मा = ε0 V/r। इसका मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इफ r टेंड्स टू 0 देन सिग्मा टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। यानी अगर रेडियस बहुत कम हुई यानी शार्पनेस हुई तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज लेना है किसमें? वन डे ग्राफ जनरेटर में पहला प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल समझिए। सेकंड प्रिंसिपल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने एक स्फेरिकल कैपेसिटर के कितने टाइप होते हैं? पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो स्फेरिकल कैपेसिटर मैंने पढ़ाया आपको? नहीं है, नहीं तो कहाँ से पढ़ाऊँ? स्फेरिकल कैपेसिटर है सिलेबस में?
आप एनसीईआरटी में देखना, मुझे बता देना, ठीक है ना। तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर जैसे पढ़ते थे उसी लॉ के बेस पर हम इसको पढ़ेंगे। सेकंड प्रिंसिपल जो इसका आएगा सेकंड नंबर पर, समझे बेटा। इधर सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये रहा, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और एक कंडक्टिंग स्फीयर ये है, इधर समझना ध्यान से, पहले इधर देखो, उसको बाद में बता देंगे। इसके बाद इसकी रेडियस को क्या मान लिया, कैपिटल आर, राइट। इसके बाद अगर इसको प्लस चार्ज प्रोवाइड कराया जा रहा है, प्लस ये है प्लस क्यू, क्या है प्लस क्यू, और इस पर है और इस पर आपने मान लिया कितना है प्लस कैपिटल क्यू, राइट। दोनों क्या है स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों के सेंटर एक ही जगह है, और पहले की रेडियस स्मॉल आर है और उसकी रेडियस कैपिटल आर है। इस पर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज और इस पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल। क्या निकालेंगे, किस पर, सपोज इसको मैंने लिख दिया ए स्फीयर या ए सेल और ये कौन सा है बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, ए सेल के लिए, ठीक है ना। पोटेंशियल फॉर ए सेल, पोटेंशियल फॉर ए सेल। तो देखिए समझना इस बात को, इसको मैं लिख देता हूं वी ए से, किससे, वी ए से। तो एक तो आप ये जानते हो कि ये वाला जो सेल है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यू है, और अपन ने पहले पढ़ा था कि ऐसे अगर चार्ज है तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल आता है के क्यू अपॉन आर, और बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करता है। ऐसा लगता है जैसे इसका चार्ज केंद्र पर है यानी सेंटर पर है, राइट। तो एक तो इसके स्वयं का सेल्फ पोटेंशियल होगा और एक बाहर वाले कैपिटल क्यू के कारण होगा। और हम जानते हैं कि अगर बाहर वाले गोले पर यदि चार्ज कैपिटल क्यू है तो इसकी जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा, और उसी पोटेंशियल फील्ड में कौन रखा है, छोटे वाला गोला। बोलो, ये जो आपको छोटा स्फीयर दिख रहा है ये उसी पोटेंशियल में है। तो बड़े वाले गोले का पोटेंशियल प्लस छोटे वाले गोले का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आइए छोटे वाले के सबसे पहले क्या आ जाएगा, के का मतलब बाद में रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहले ही बोला है एक के अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, लेकिन हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर से लिखा है, हम वैल्यू रख देंगे बाद में। तो इधर देखिए के, इसके बाद स्मॉल क्यू स्मॉल, और अपोन में क्या आ जाएगा स्मॉल आर, और प्लस, राइट। फिर कौन से वाले का, बी के कारण, बी सेल के कारण। तो बी सेल के कारण इस पर कितना आ जाएगा, के कैपिटल क्यू, और अपोन में आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, वैसे सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। समझते चलना बेटा। इसके बाद अपन बात करते हैं पोटेंशियल फॉर बी सेल। अच्छा, बी सेल पर क्या आएगा, सबसे पहले वी बी। बी सेल का मतलब होगा एक तो स्वयं का, बोलो, एक तो सेल्फ होगा, और सेल्फ के लिए तो यही आएगा, बोलो ये वाला क्या आएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, और प्लस ये वाला चार्ज कहाँ मानते हैं अपन, सेंटर पर। तो सेंटर पर पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा क्यू, तो क्यू से कैपिटल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, कैपिटल आर। बोलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। ऐसा मत कर देना कि स्मॉल क्यू है तो स्मॉल आर रख दो, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं इसके कारण इस वाली सेल पर पोटेंशियल। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। आप मुझे बताइए इसमें कि पोटेंशियल किस पर ज़्यादा होगा, ए सेल पर या बी सेल पर, ए सेल पर, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है, ये ध्यान रखना सेंटर से। तो अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालेंगे,
पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए? सेल ए और सेल बी के लिए। समझना आरामी से। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी, राइट। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। वी ए का मान कितना है? के क्यू अपॉन आर प्लस के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर और माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्या कैंसिल हो रहा है? इससे ये क्या हो रहा है? कैंसिल। और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? क्या बचेगा यहाँ से? 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर और के का मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर और माइनस 1 अपॉन आर। और यहाँ पर आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब 1 अपॉन आर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन कैपिटल आर। बोलो। तो ये अगर ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो इसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आने का मतलब है कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, राइट। इसका मतलब चार्ज ए स्पेयर से कंटिन्यूसली बी स्पेयर पर ट्रांसफर होता रहेगा। बोलो। क्योंकि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो जैसे जैसे इस ए स्पेयर पर चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज किधर ट्रांसफ़र होता रहेगा? धीरे धीरे स्पेयर बी पर, और स्पेयर बी पर इतना चार्ज हो जाएगा या इतना अधिक पोटेंशियल हो जाएगा जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समथिंग कितनी होगी? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। और इस स्थिति में पहुंच करके क्या होगा? वहाँ की जो एयर है वो आयनाइजेशन उसका चालू हो जाएगा, यानी स्पार्किंग चालू हो जाएगी। कैसे? कि जैसे इतना इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्रिएट होगा तो उसके आसपास की हवा के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी चार्ज हो जाएंगे। और जब वो चार्ज हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। समझो ध्यान से। और जब वो रिपल्स करेंगे तो अपनी जगह को छोड़ देंगे और उस जगह पर दूसरे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। समझो ध्यान से। फिर वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? चार्ज होंगे, फिर वो रिपल्स करेंगे और आ जाएंगे। तो इसका मतलब उसके आसपास की टोटल एयर क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी, इसलिए उसमें स्पार्किंग चालू हो जाती है। तो उसके बाद यदि आप चार्ज बढ़ाओगे तो एनर्जी का लॉस होगा। इसलिए अपन एयर के इन्फ्लुएंस यानी उसके डिस्चार्ज होने से पहले तक मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से किसी भी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सीलरेट कर सकते हैं। और एक्सीलरेट करने में मैक्सिमम जो चार्ज इसके लिए आते हैं, समझना, जो वान डे ग्राफ जनरेटर है ये ज़्यादातर जो एक्सीलरेट करता है उसमें आ जाता है एल्फा कण, ठीक है ना। एक तो एल्फा पार्टिकल और एक आता है प्रोटॉन और एक आता है ड्यूट्रॉन, ठीक है ना। इनको ये एक्सीलरेट बड़ी आरामी से कर सकता है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर उसके मास की रिलेटिव मोशन का इफेक्ट पड़ता है, जिसे आइंस्टीन ने दिया था m = m0/1 - v² c²। इसके लिए फिर एक और एक्सीलरेटर बना था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, वो अलग है। तो आप बीएससी में अगर जाओगे तो आप पढ़ेंगे या किसी हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ेंगे। बहुत सारे एक्सीलरेटर हैं। रैखिक त्वरित आता है, लीनियर एक्सीलरेटर आता है, सिंक्रोट्रॉन आता है, एक साइक्लोट्रॉन आता है। साइक्लोट्रॉन वो भी क्या है? वो भी एक्सीलरेटर है। वो भी क्या है? एक एक्सीलरेटर है। ऐसे ही सिंको साइक्लोट्रॉन आता है, फिर एक आता है साइक्लोट्रॉन और सिंको साइक्लोट्रॉन, फिर आता है एक इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। अलग अलग कणों को एक्सीलरेट करने के लिए अलग अलग एक्सीलरेटर बने हुए हैं। तो अपनी बीएससी 3rd ईयर में एक यूनिट है जिसका नाम है एक्सीलरेटर्स, उसमें आप सारे एक्सीलरेटर्स को पढ़ते हैं। तो अभी हमारे सिलेबस में तो केवल क्या था? वान डे ग्राफ जनरेटर। ये सिर्फ क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। अब हम इसकी बात करेंगे किसकी? कंस्ट्रक्शंस की, ठीक है ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़नी है सिंपल आपको। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा। समझिए अब आप। ये तो था अपना
जो ड्राइव किया था वो पार्ट अब थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। आइए इधर देखो, ठीक है बेटा। तो अब देखिए अपन डायग्राम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक बड़े रेडियस का एक स्फीयर होता है इस टाइप में। क्या होता है, एक बड़े रेडियस का स्फीयर होता है। आप इसको ऐसे डबल लेयर से ऐसे बता सकते हो, इस टाइप में। और ये किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा होता है। किस पर, ये है कोई इंसुलेटिंग स्टैंड, इस टाइप में। इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर अपन रख देते हैं और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेल, राइट। और ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप ये समझ लो कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें ये होता है, इसको ये होता है इंटरनल सेल। क्या होता है, इंटरनल सेल। इसके बाद समझते चलना, एक यहां पुली होती है, पुली तो सब समझते हैं, और एक पुली यहां होती है। ये दो पुली हैं। इस पुली पर एक बेल्ट लगी होती है। क्या लगी होती है, बेल्ट, ऐसे। ऐसे समझ लो, राइट। और इसके बाद यहाँ पर इसको मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ परमानेंट। इसके बाद यहाँ पर ये एक, इसको जानते हो, इसको कॉम बोलते हैं। कॉम का मतलब, कॉम, COMB, बोलो, बताओ। इसको बोलते हैं SPRAY, स्प्रे कॉम, कंघी टाइप में, ठीक है ना। ये स्प्रे कॉम होता है, ये वाला, समझना, थोड़ा ऐसे बना रहे। और यहां जुड़ी होती है एक हाई टेंशन लाइन, यानी हाई पोटेंशियल या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स होता है, जिसको बोलते हैं हाई टेंशन। क्या बोलते हैं, हाई टेंशन, HT लिखूं ऐसे, हाई टेंशन से, यानी हाई टेंशन लाइन से कौन जुड़ा होता है, स्प्रे कॉम। समझते चलना, अभी आगे इसकी जब मैं बताऊंगा तब क्लियर समझ में आएगा। एक कॉम यहां लगा होता है, ऐसे दिखा दो, और ये इससे क्या होता है, इससे कनेक्ट होता है, किससे, इंटरनल सेल से। किससे, इंटरनल सेल से। और इसको कहते हैं कलेक्टिंग कॉम। क्या कहते हैं, ये है कलेक्टिंग कॉम। इसके बाद इसका कनेक्शन यहाँ से, वैसे सिंपल दिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे करके सिंपल समझ लेना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। और इसका कनेक्शन किससे होता है, इस वाली पुली से होता है। तो इस मोटर से ये पुली घूमती है, और इस पुली पर कौन है, ये बेल्ट है। इस बेल्ट से ये दोनों पुली क्या करती है, रोटेट करती हैं। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, मोटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये मोटर है। इसके बाद अपने पास ये बेल्ट है, वो किसकी है,
रबर की या सिल्क की? क्या बोल सकते हैं इसको? अरे बताओ, रबर या सिल्क, क्या कह सकते हो? बेंड या स्ट्रिप, जो भी है, बेंड है। और ये क्या है? पुली है। इसके बाद अब इसकी आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके को आप समझिए। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ बता दिया। अब सुनिए, सबसे पहले क्या होगा कि जिस चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करना चाहते हो, समझना, उस चार्ज पार्टिकल को एक हाई टेंशन सोर्स से स्प्रे किया जाता है। क्या किया जाता है? स्प्रे। किसकी सहायता से? और ये क्यों लिया गया है? ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। कॉम क्यों लिया गया है? क्योंकि इसके ये सिरे नुकीले हैं, शार्प हैं, इसलिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा? जो एयर है ना, वो भी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन हो जाएगा उसका। समझ में आ रही बात? इससे क्या होगा? जो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्प्रेड होंगे, और स्प्रेड होके कहाँ आएंगे? बोलो, इस बैंड पर आएंगे। किस पर आएंगे? और बैंड कैसा है? इंसुलेटर है, इसलिए वो इसी को किसी प्रकार न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। यानी यहाँ पर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट के जरिए कहाँ तक जाएगा? कलेक्टिंग कॉम तक जाएगा। ठीक है ना? ये कलेक्टिंग कॉम क्या करेगी? बोलो, इस पॉजिटिव चार्ज से इसका क्या होगा? इंडक्शन होगा। बोलो, और ऐसी कंडीशन में ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा बेटा? इंटरनल सेल पर। किस पर आएगा? और इंटरनल सेल के अपोजिट साइड में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार ये हमेशा क्या होता जाएगा? बोलो, पॉजिटिव होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अब देखो इधर, जैसे यह आएगा, ये क्या हो जाएगा? यह नेगेटिव चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी यहाँ पर इसको इंडक्ट करेगा। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इसकी इंटरनल सेल पर आएगा। इंटरनल सेल पर फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से फिर क्या आएगा? पॉजिटिव। किसकी वजह से? बोलो, इंडक्शन, वो आपका फर्स्ट चैप्टर। तो इस प्रकार इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। बोलो, और कहाँ तक बढ़ेगा? जब तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर नहीं हो जाता। और इस पूरे सिस्टम को एक बॉक्स में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, जिसके अंदर कुछ स्पेशली गैस भर दी जाती है, ताकि एयर या किसी अन्य प्रकार का कोई किसी प्रकार का ऐसा व्यवधान नहीं हो जाए कि अब। लेकिन इसके लॉस भी हैं। इसके लॉस क्या हैं इस जनरेटर के? पहली बात तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ बहुत बड़ा है तो आप समझ सकते हैं साइज़ बड़ा होने से क्या होगा? ये एक्सपेंसिव होगा। दूसरा, एरिया ज़्यादा कवर करेगा। बोलो, और इसको सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, इसलिए इससे खतरा भी है। स्पार्किंग का या अन्य कोई काम करने वाले वर्कर्स के लिए खतरा है। तो इस प्रकार इसके लॉस भी है बस। लेकिन आपसे पूछे कि इसका यूज़ क्या है, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए है। और एग्जाम्पल्स पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं? अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन्स, और आप क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रॉन्स। इन पार्टिकल्स को ये क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेलरेट नहीं करता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा वान डे ग्राफ जनरेटर। राइट बेटा? तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो ये तो मुझे लगता है कि अपन ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आता है। और फिर सब हो 2 आएंगे, फिर बाद में पूछेंगे कि साहब ये बताओ। फिर भी हमने कॉमन प्रॉब्लम कुछ तो आपको कराई थी। अरे कराई थी या नहीं? और कुछ एक आध कॉमन प्रॉब्लम यदि और ऐसा दिखती है तो हम करा सकते हैं। ठीक है ना? बाकी तो सिंपल ही है, आप आरामी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थ्योरी के अंदर, जब मैं कल आपको एनर्जी लॉस करा रहा था, उसमें मैंने आपसे बोला था पोटेंशियल डिफरेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आपके क्वेश्चंस में है, न्यूमेरिकल्स में है। वो क्या? डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1। मैंने कहा था आप कर लोगे। कैसे? कि सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, तो V क्या था? कॉमन पोटेंशियल। तो डेल्टा V1 इज इक्वल टू V1 माइनस V, और डेल्टा V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V।
नहीं, v माइनस V2, और दोनों की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो C2/C1 आ जाएगा। ये मतलब एक क्वेश्चन है, तो उसे आप आरामी से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन आप खुद करेंगे, नहीं आएंगे तो मुझे पूछ लेंगे। समझ में आ रही बात? बिना उसके तो कैसे कराऊं, बोलो। उसके बाद आप मुझे पूछ लेना। अब अपन चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें? पहले इसको पॉज कर दें, फिर डिस्कस करेंगे।